हेलो एवरीवन, एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती को ध्यान में रखते हुए एडुटेरिया के प्रैक्टिस सेट को कर रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में हम इसके 7 सेट को कर चुके हैं। आज हम इसके 8वें सेट के प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? लिंगराज मंदिर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और इसका निर्माण सोमवंश के राजा ययाति केसरी ने 11वीं-12वीं शताब्दी के दौरान की थी। और बात करें किससे बना है तो ये लाल पत्थर से बना है। और किसको समर्पित है तो ये भगवान शिव को समर्पित है। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीत किस स्थान पर आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीत हुई थी। और यह किसके दौरान हुई थी तो यह अशोक के काल में हुई थी। आप इसको ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है किसके काल में हुई थी, अशोक के काल में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे तो मोगली पुत्र तिस जो है इसके अध्यक्ष थे। और टोटल कितने बौद्ध संगीत हुई थी तो टोटल 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। बात करें अगर पहले की, मैं बोल रहा हूं आप लोग नोट कर लीजिए। पहला कब हुआ था? पहला कहाँ हुआ था? राजगृह में। किसके काल में तो अजात शत्रु के काल में हुआ था। दूसरा कहाँ हुआ था? वैशाली में, काल अशोक के काल में। तीसरा कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में, अशोक के काल में। चौथा कहाँ हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में। और किसके काल में तो कनिष्क के काल में हुआ था। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक की पत्नी ने अपने पति के लिए मकबरा बनवाया था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हुमायूं की पत्नी ने जो हुमायूं के लिए मकबरा बनवाया था। उस हुमायूं की पत्नी का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। इन्होंने हुमायूं का मकबरा बनवाया था। कहाँ पे है ये? दिल्ली में। ठीक है। और इसका जो मकबरा है ये ईरानी संस्कृति से प्रभावित था। हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी तो 1556 में हुमायूं की मृत्यु हुई थी। दीन पनाह के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। और ये जो हुमायूं का मकबरा है और इसके वास्तुकार कौन था तो इसका वास्तुकार मिर्जा गयास बेग थे, इसके वास्तुकार थे। अगला प्रश्न है, तैमूर लंग ने किस शासक के समय पर आक्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नसरुद्दीन तुगलक के काल में तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। आक्रमण कब किया था तो 1398 में जो है इसने आक्रमण किया था। उस समय राजा कौन था तो नसरुद्दीन जो है तुगलक। अगला प्रश्न है, महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राकृतिक भाषा में जो है महावीर ने अपना उपदेश दिया था। और महावीर की बात करें तो ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और इन्हें ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा कालीन बंदरगाह है? यानी जो हड़प्पा काल में साक्ष्य मिले थे, कहाँ से बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ से मिले थे तो लोथल से मिले थे। आप इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और वर्तमान में किस राज्य में है तो वर्तमान में गुजरात राज्य में है। और किस नदी के किनारे बसा है तो भोगवा नदी के किनारे है ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के अनुसार अशोक ने सबसे छोटे भाई को छोड़कर अपने 99 भाइयों की हत्या करने के बाद राजगद्दी हड़प ली थी? देखिए, ये दीप वंश में भी मिलता है और महावंश में भी मिलता है, यानी इसका राइट आंसर 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, मेगस्थनीन निम्न में से किस के राज दरबार में दूत बनकर आया था? ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगस्थनीज। मेगस्थनीज कौन था तो ये सेल्यूकस निकेटर का जो है राजदूत था। और इसकी रचना कौन सी थी तो इंडिका जो है इसकी रचना है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय पुस्तक का अनुवाद अबुल फजल ने IRA दानिश के नाम से किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचतंत्र। ध्यान रखिए, पंचतंत्र जो है का अनुवाद किसने किया था? अबुल फजल ने। अबुल फजल कौन था तो ये अकबर के नवरत्नों में से एक था। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 305 ईसा पूर्व में जो है सेल्यूकस निकेटर यूनान का शासक था, इसको हराया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपरहत कहा जाता था। यह गुप्त काल में कहा जाता था। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, खेड़ा का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
साहू और ताराबाई के बीच में खेड़ा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? तो 1707 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। साहू जी जो थे संभाजी के पुत्र थे और ताराबाई ये राजा राम की पत्नी थी। अगला प्रश्न है, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने सिक्किम का विलय भारत में किया था। बात करें हम लॉर्ड डलहौजी की, तो इसका कार्यकाल क्या था? तो 1848 से लेकर 1856 तक यह भारत का गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय का सेनापति कौन था जिसने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बख्त खान। अगला प्रश्न है, यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विवियन डेरोजियो जो है यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक थे। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1875 में इसकी स्थापना हुई थी और भारत में इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1886 में। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, रंजीत सिंह एवं किस अंग्रेज अधिकारी के मध्य 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स मिटकॉफ और रंजीत सिंह जो के बीच में 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड मिंटो उस समय गवर्नर जनरल था। लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल कब से कब था? तो 1807 से लेकर 1813 तक। अगला प्रश्न है, लॉर्ड मिंटो प्रथम था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेद समाज कहा जाता है दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज की। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1864 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने की थी? श्री धरालू नायडू ने इसकी स्थापना की थी। और ब्रह्म समाज की स्थापना की थी किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। कब? 1828 में। अगला प्रश्न है, इंडियन होम रूल सोसाइटी का गठन कहाँ किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1905 में लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन किया गया था। किसके द्वारा? श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रथम कारखाना अधिनियम किसके समय में पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन के शासनकाल में जो है प्रथम कारखाना अधिनियम आया था। कब? 1881 में आया था। आप इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी किस वर्ष ब्रिटिश हाउस कॉमन्स हेतु चुने गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1892 में जो है दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए थे। अगला प्रश्न है, काकोरी षड्यंत्र कब घटित हुआ था? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। ठीक है, इसमें कौन कौन शामिल था? तो इसमें राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद इसमें फरार हो गए थे। अगला प्रश्न है, वाई सोशलिज्म किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण की रचना है ये। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड मियो के काल में प्रथम, ध्यान रखिए प्रथम जनगणना है। ठीक है, लॉर्ड मियो के काल में हुआ था। कब हुआ था? 1872 में हुआ था। अगर बात करते हैं नियमित रूप से जनगणना कब शुरू हुई थी? तो 1881 में। किसके समय में? रिपन के समय में नियमित रूप से जनगणना शुरू हुई थी। आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसके विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिप्स मिशन के विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। कब? 8 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, भगत सिंह द्वारा केंद्रीय विधानसभा में कब बम फेंका गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका गया था। इसमें एक व्यक्ति और शामिल था, कौन? बटुकेश्वर दत्त ने। ठीक, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई थी? देख लेते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1927 में भारत आया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था। दांडी मार्च कब हुई था? तो 12 मार्च 1930 को। ठीक है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन ये भी 1930 में। तो पूछे गए सबसे पहली घटना कौन सी हुई थी? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन के भारत आने का उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रशासनिक सुधार। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में। गठन कब हुआ था? 1927 में इसका गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक। रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में आया था। ठीक है, इसे बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील का कानून कहा गया था और इसी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न है,
बंगाल विभाजन को रद्द किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुंडेल समिति की जो है अनुशंसा पर बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। और इसे रद्द कब किया गया था? 1911 में। कौन रद्द किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने दिल्ली दरबार के दौरान इसे रद्द किया गया था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा? सलीमुल्लाह खान और आगा खान के प्रयासों से इसकी स्थापना की गई थी। और इसका पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो 1907 में इसका पहला अधिवेशन हुआ था। कराची में इसका पहला अधिवेशन हुआ था। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना किसने की थी? ये पिछले भी प्रैक्टिस सेट में आ चुका था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 1932 में इसकी स्थापना की थी। बाद में इसी का नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया था। और 1933 में जो है महात्मा गांधी जी ने हरिजन नामक पत्रिका का भी प्रकाशन किया था। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार आयकर कब लगाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में पहली बार आयकर 1860 में लगाया गया था। विल्सन के द्वारा यह लगाया गया था। किसके द्वारा? विल्सन के द्वारा यह लगाया गया था पहली बार। इसी समय पहली बार बजट भी पेश किया गया था। अगला प्रश्न है, जिया तरंग आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर राज्य से है जिया तरंग आंदोलन का संबंध। और यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो गाइडन नल्लू ने इसका जो है नेतृत्व किया था। इन्हीं का जो है रानी का उपाधि दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, इन्हीं को रानी का उपाधि दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। 1937 के करीब जो है रानी की उपाधि दिया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू को किस जेल में कैद करके रखा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्मोड़ा जेल में रखा गया था। कि ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है सभी क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। और जिसमें जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में बंद किया गया था। और गांधी जी को आगा खां पैलेस में बंद किया गया था। और राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में बंद कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक को बुद्ध शाक कहा गया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मस्की के अभिलेख में जो है अशोक को बुद्ध शाक के कहा गया है। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ह्वेन सॉन्ग जो है हर्षवर्धन के काल में आया था। ये चीनी यात्री था। और इसकी रचना कौन सी है? इसका यात्रा वृत्तांत है, उसका क्या नाम है? CU की। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखा? ये कई सेट में आ चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शूद्रक। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर, ये CDP भी इसमें कुछ दिया गया है, प्राथमिक स्तर पर भाषण शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी उपयोग कर सकें। अब अगला प्रश्न है, बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों को भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, वह सुधार किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। शैशव काल की अवधि क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जन्म से 2 वर्ष तक। आप सभी ने पढ़ा होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साबुन दाना जो है बीज नहीं है। ये सागो पाम के नामक पेड़ से बनता है साबुन दाना, बाकी सब बीज है, ये बीज नहीं होता, ये मार्च से बनता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? देख लेते हैं। असम बिहू सही है, यही एक सही है। ठीक है। और उड़ीसा का क्या है? ओडिसी है। ठीक है, उड़ीसा क्या है लोग शास्त्रीय नृत्य? ओडिसी। ठीक है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु का भरतनाट्यम है। लावड़ी कहाँ का है? महाराष्ट्र का। कर्नाटक का कहाँ क्या है? तो यक्षगान। और कथक की बात करें तो ये उत्तर भारत, वैसे यूपी में आपको देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, या वास्तविक स्थितियों में सिखाने के अवसर उपलब्ध कराते हैं। अगला प्रश्न है, टेरा रोसा मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कहवा के लिए यह उपयुक्त होता है या भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, दीनदयाल बंदरगाह पोर्ट कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात में स्थित है दीनदयाल पोर्ट। इसका पुराना नाम क्या है? कांडला बंदरगाह।
2017 में परिवर्तित कर दिया गया था। इसका नाम क्या है? पुराना नाम क्या था? कांडला बंदरगाह। अगला प्रश्न है, सूची 1 एवं सूची 2 का सही मिलान करें। देख लेते हैं। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे है? कोलकाता में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? तो ये भोपाल में है। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र कहाँ है? तो ये देहरादून में, आप सभी को पता है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। ठीक है, इसी के हिसाब से आप ऑप्शन मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से राष्ट्रमंडल खेल 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देख लेते हैं। इसका आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने कुल 66 पदक, ये गलत है, भारत ने कुल 61 पदक प्राप्त किए थे इसमें, और पदक तालिका में भारत को चौथा स्थान प्राप्त होता है, ये भी सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी 1 और 3। ठीक है, इसमें 61 पदक में भारत को 22 स्वर्ण मिला था, 16 रजत मिला था और 23 कांस्य पदक प्राप्त हुआ था। और इसमें पहला स्थान किसका आया था? तो ऑस्ट्रेलिया का इसमें पहला स्थान था, दूसरा स्थान इसमें इंग्लैंड का था और तीसरा स्थान इसमें कनाडा का था, और भारत का इसमें चौथा स्थान था। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी फिडे का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, शतरंज से संबंधित है तो विश्वनाथ आनंद। बात करें अगर हम दिलीप तिर्की की, तो ये हॉकी इंडिया के जो है अध्यक्ष बने हैं। शुभ्रकांत पांडा की बात करें तो ये फिक्की के अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने चंद्रमा पर अपना पहला अंतरिक्ष यान दानोरी लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान की शुरुआत की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा यह शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण है जो यौन संपर्क के माध्यम से प्रेषित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोनोरिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा HIV एड्स का इलाज नहीं है? तो रक्ताधान जो है HIV एड्स का इलाज नहीं है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवक रोग जो गेहूं के पौधों को प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रस्ट जो है गेहूं का रोग है, ये कैसा रोग है? कवक रोग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फसल का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रॉबेरी। ठीक है, और सत्य और असत्य फल होते क्या है? यदि फल के बनने में पुष्प केवल अंडाशय भाग लेता है, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे सत्य फल कहा जाता है। और जब अंडाशय के अतिरिक्त किसी अन्य पुष्पयांग से फल का निर्माण होता है तो उसे जो है असत्य फल कहा जाता है। इसमें सहतूत, जैक फ्रूट, लौकी, ककड़ी इत्यादि शामिल हैं। अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र में अग्नाशय का कार्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसमें पूछा है अग्नाशय का कार्य है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, यानी ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। उसमें से एक हार्मोन स्रावित होता है, कौन सा? इंसुलिन जो है इससे स्रावित होता है। अगला प्रश्न है, डीएनए में कितने नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और फाइटोसिन जो है इसमें पाए जाते हैं, ये आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सभी यूकार्योटिक कोशिकाओं की विशेषता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक झिल्ली युक्त नाभिक की उपस्थिति यूकार्योटिक कोशिकाओं की विशेषता है। अगला प्रश्न है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण को नियंत्रित करने वाले एंजाइम के उत्पादन के लिए कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। दोस्तों हम थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है, नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, महिला प्रजनन प्रणाली में ओव्यूलेशन शुरू करने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, LH यानी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो है ये उत्तरदायी होता है किसके द्वारा, किसके लिए? ओवुलेशन के लिए। और यह किससे स्रावित होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि जो मस्तिष्क में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए MRI में किसका उपयोग नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्स किरणों का प्रयोग नहीं होता है MRI में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक गुरुत्वीय त्वरण जी को प्रभावित नहीं करता है? तो देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वस्तु का द्रव्यमान जो है स्मॉल जी को प्रभावित नहीं करता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दबाव किस तरल के क्वथनांक को कैसे प्रभावित करता है? अब प्रश्न है, वायुमंडलीय दबाव किसी तरल के क्वथनांक को कैसे प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बढ़ते वायुमंडलीय दाब के साथ क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक होता क्या है? द्रव से गैस में जो परिवर्तन होता है उसे क्वथनांक कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, उस घटना का क्या नाम है जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है। और सर्वाधिक किस रंग का प्रकीर्णन होता है? तो नीला और बैगनी रंग का जो है सर्वाधिक प्रकीर्णन होता है। और कम से कम किसका होता है? तो लाल रंग का सर्वाधिक कम प्रकीर्णन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक ध्वनि की गति को प्रभावित नहीं करता है? तो देख लेते हैं। जो ताप होता है, ताप बढ़ने के साथ जो है ध्वनि की गति भी बढ़ती है, तो ये नहीं प्रभावित करता है। और ऊंचाई, सॉरी, ये भी प्रभावित करता है। ऊंचाई जो है, ऊंचाई के साथ जो है ध्वनि घटती है गति, तो ये भी प्रभावित करता है। और आर्द्रता की बात करें तो आर्द्रता जो होती है माध्यम के घनत्व को बदलकर प्रभावित करती है ध्वनि की गति को, तो ये भी प्रभावित करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, यानी ये तीनों प्रभावित करते हैं ध्वनि की गति को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में उच्चतम विद्युत चालकता होती है? तो सभी को पता है, ऑप्शन सी, चांदी। अगला प्रश्न है, प्रकृति में पाया जाने वाला सोडियम क्लोराइड निम्नलिखित में से कौन सा खनिज है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैलाइड खनिज है सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं। आवासाड़ी के शून्य समूह में रखे तत्व निष्क्रिय तत्व के नाम से जाने जाते हैं, ये भी सही है। तो सबसे भारी धातु ओस्मियम होती है, राइट आंसर हो जाएगा। सबसे हल्की धातु सोडियम नहीं होती है, ध्यान रखिए। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो लिथियम सबसे हल्की धातु होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मूर्खों का सोना कहा जाता है? तो आप सभी को पता है, ऑप्शन ए, आयरन पायराइड जो है, और ये सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? बिहार में ही पाया जाता है। और मूर्खों का सोना क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पीतल जैसे चमकता है, ठीक है, इसलिए इसे मूर्खों का सोना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वायु निर्माण में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी मैग्नीशियम और ड्यूरेलियम का प्रयोग किया जाता है वायुयान के निर्माण में। अगला प्रश्न है, हंसाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? N2O। इसका प्रयोग किया जाता है हंसाने के लिए, इसे लाफिंग गैस कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो फोटोकेमिकल स्मॉग के कारण आंखों में जलन पैदा करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्रोलिन। ये जहरीली गैस है जो है, इसके कारण आंखों में जलन होती है। अगला प्रश्न है, गैसों के आयतन, दाब, भिन्न भिन्न नियत तापों पर आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्र को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसोथर्मल, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिक को प्राप्त है, गैर भारतीय नागरिक को प्राप्त नहीं है? यानी जो भारतीयों को प्राप्त है और विदेशियों को प्राप्त नहीं है। देख लेते हैं। विचार एवं अभिव्यक्ति, ये भी भारतीयों को प्राप्त है। शांतिपूर्ण सम्मेलन भारतीयों को प्राप्त है। अल्पसंख्यकों के अधिकार, ये भारतीयों को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 3। विदेशियों को, सॉरी, केवल भारतीयों को कौन कौन से प्राप्त हैं? तो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। ये ध्यान रखिए, सिर्फ केवल भारतीयों को प्राप्त है, और बाकी जो है वो भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद के सदस्यों और विधान सभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन। यह कब आया था? तो 1985 में आया था, और इसके तहत जो है 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसमें दल बदल अधिनियम जो है, दल बदल कानून भी शामिल है। तो कौन सी अनुसूची में? तो 10वीं अनुसूची में, आप इसको ध्यान रखिएगा, और 1985 में यह आया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यह कथन किनका है कि राज्य के नीति निषेध सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा KT शाह का जो है कथन है। बात करते हैं नीति निषेध तत्व की, तो यार किस भाग में है? संविधान के भाग 4 में है। आर्टिकल क्या है? 36 से 51 जो है इसका आर्टिकल है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री जो है अंतर्राष्ट्रीय राज्य परिषद का अध्यक्ष होता है। और यह सरकारिया आयोग की सिफारिश पर गठन किया गया था। और ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 263 में है, अंतर्राज्यीय परिषद। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 324 जो है निर्वाचन आयोग से किससे संबंधित है? बात करें निर्वाचन आयोग की, इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। इसीलिए 25 जनवरी को जो है मतदाता दिवस मनाया जाता है। और इसके संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं? तो अनुच्छेद 224 से लेकर अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक जो है निर्वाचन आयोग के बारे में उल्लेखित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
भारत के संविधान में पंचायती पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची के उपबंध का संबंध है किससे है? तो अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण से संबंधित है पांचवी और छठी अनुसूची। बात करें पांचवी अनुसूची की, तो इसमें कौन कौन से राज्य शामिल है? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, जिसे आप एटीएम कहते हैं, ठीक है। असम, त्रिपुरा, मिजोरम और इसमें मेघालय शामिल है। अगला प्रश्न है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के कार्यान्वयन से संबंधित मुकदमे न्यायालय के किस अधिकार के क्षेत्र में आते हैं? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये सभी को पता है कि जो मूल अधिकार होता है यह सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया था विधानसभा के सदस्यों को। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना गया था। अगला प्रश्न है, किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी सलाह मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदान किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। तो यह कब हुआ था? 1978 में हुआ था। आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न संविधान संशोधन में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 69वां संविधान संशोधन के तहत। और कब आया था? तो 1991 में यह आया था। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत जारी अध्यादेश संसद का सत्र प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक प्रभावी रह सकता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 माह तक। और अध्यादेश किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 123। कौन जारी करता है? तो राष्ट्रपति जारी करता है अध्यादेश। आप इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं के आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 243 डी के तहत की गई है पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान। अगला प्रश्न है, यूके सिन्हा समिति निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग से संबंधित है यूके सिन्हा समिति। अगला है, निम्नलिखित में से किस किस पंचवर्षीय योजना ने मानव विकास को सभी विकासात्मक प्रयासों के मूल के रूप में मान्यता दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8वीं पंचवर्षीय योजना। और 8वीं पंचवर्षीय योजना कार्यकाल था क्या था? 1992 से लेके 1997 तक, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष पहली बार बिहार आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया गया था? तो पहली बार का प्रकाशित किया गया था 2006 और 7 में या इसका प्रकाशन किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्यवर्ती बस्तियों को जो है राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता। अगला प्रश्न क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए घोषित कुल बजट परिव्यय कितना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 79,000 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मैदान रचनात्मक मैदान का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हंगरी का मैदान जो है रचनात्मक मैदान का उदाहरण है। नेक्स्ट है, विश्व के प्रमुख द्वीप समूह के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन पश्चिमी अटलांटिक महासागर में नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? उत्तरी अटलांटिक, ठीक है, उत्तरी अटलांटिक होना चाहिए था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भाखड़ा नंगल किस राज्य की संयुक्त परियोजनाओं में से एक है? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन सी, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब, ठीक है। और किस नदी पे भाखड़ा नंगल बात? तो सतलज नदी पे है, ठीक है। प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाली गद्दी जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है गद्दी जनजाति। और राजस्थान में कौन सी जनजाति फेमस है? तो भील। उत्तर प्रदेश में कौन सी है? तो थारू यहाँ पे फेमस है, ठीक है। झारखंड की बात करें तो यहाँ पे मुंडा सर्वाधिक फेमस जनजाति है। अगला प्रश्न है, भारत के बंदरगाहों का सही क्रम उत्तर से दक्षिण निम्नलिखित में से क्या है? उत्तर से दक्षिण पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांडला, हल्दिया, पारादीप, कोच्चि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है। और काली मिट्टी जो है कपास के लिए
उपजाऊ होती है। अगला प्रश्न है, अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम क्या कहलाता है? जो अलकनंदा और पिंडार नदी जहाँ मिलती है उस संगम को क्या कहलाता है? तो उसे कर्णप्रयाग कहा जाता है। तो टोटल कितने हैं देख लेते हैं। अलकनंदा और भागीरथी, तो इस कहाँ मिलती है उसे क्या कहा जाता है? देवप्रयाग। जहाँ अलकनंदा और भागीरथी मिलती है उसे देवप्रयाग कहा जाता है। और धौली गंगा और अलकनंदा का वहां जहाँ मिलती है उसे विष्णु प्रयाग कहा जाता है। और नंदिनी और अलकनंदा कहाँ जहाँ मिलते हैं उसे नंद प्रयाग कहा जाता है। और मंदाकिनी और अलकनंदा जहाँ मिलती है वहाँ रुद्र प्रयाग कहा जाता है। आप इसको ध्यान रखिए, ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।